चलो भाई करो शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर नंबर 80। अच्छा भाई, ये जो अगला लेक्चर है ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मंडे को 11:30 बजे तक अपलोड हो जाए। अच्छा, लीज की डिस्कशन कल चल रही थी, तो आप उसमें निकालें लीज एक्सटेंशन का एक कॉन्सेप्ट है। एक तो हमने शेर खान के सवाल में किया था, एक और भी है। अच्छा, जो हमने मोटी मोटी चलें वो मैं फिर बात में करता हूँ, पहले ये कर लें। कीबोर्ड नहीं लगा हुआ। लीज एक्सटेंशन मोहतरम ये होती है कि एक तो बताया हुआ था ना, शेर खान इज रीजनेबली सर्टन, शेर खान इज रीजनेबली नॉट सर्टन, और टर्मिनेट, और वो सारी बातें, एक तो वो थी, वो अलग बातें हैं। अब मैं अगली बात करने लगा हूँ, वो ये है कि कई दफ़ा इस तरह नहीं बताया होगा ही इज सर्टन, ही इज नॉट सर्टन, कई दफ़ा इस तरह नहीं बताया होगा, उसके बावजूद भी हम उसको टेकअप करेंगे। उसकी मिसाल क्या है मोहतरम? पेज नंबर 38 पे आए। पेज नंबर 38 पे हमने पढ़ी थी लीज टर्मिनेशन, लीज टर्म। एक कॉन्सेप्ट है यार, एक्सटेंशन ऑफ लीज। पेज 38 पे एक्सटेंशन ऑफ लीज, वो कॉन्सेप्ट ये है। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाया है, लीज की ओरिजिनल टर्म है 15 साल और एक्सटेंशन है 3 साल के लिए। उसमें फर्ज करो 15 साल, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने IAS 38 में पढ़ा हुआ है। फर्ज करो 15 साल तक किराया होगा हर साल का लाख रुपया, लेकिन 2000 से लेके 2015 तक, 2001 से 2015 तक किराया होगा लाख रुपया हर साल का। लेकिन 2016, 17 और 18 में किराया ना होने के बराबर होगा, नॉमिनल रेंट ना होने के बराबर, लाख रुपए मिनिमल जिसे हम कहते थे IAS 38 में। तो लाख रुपया, तो हजार रुपया किराया जो है वो अगले 3 सालों का होगा। आपका क्या ख्याल है, लीज टर्म कितने साल लें? 18 साल लें, 15 साल लें? अगर किराया ना होने के बराबर है और कुछ लिखा नहीं हुआ लेसी का क्या इरादा है, तो आपका क्या ख्याल है, अगर 2001 का किराया लाख रुपए, 2002 का किराया लाख रुपए, चलते चलते 2015 का किराया लाख रुपए और 2016 का किराया 1000, 2017 का किराया 1000, 2018 का किराया 1000, तो आप लीज स्टार्ट होने पे क्या सोचोगे? मैं 15 साल 61 साल चलाऊंगा, 18 साल लेंगे मोहतरम लीज टर्म, बिकॉज नॉमिनल रेंटल है। नॉमिनल होते ना होने के बराबर। यार बहुत सस्ती चीज मिल रही हो ना, तो फिर आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, ये वजह। वो इंटेंजिबल में नहीं याद होता था कि अगर रिन्यूअल सस्ती होगी तो मैं जो है वो इसको एक्सरसाइज कर लूंगा, तो इसलिए लीज टर्म 18 साल है, नोट कर लें। सोल्यूशन इस सवाल का ये बनेगा कि हम लीज टर्म 18 साल लेंगे। हाँ, अगर वाजे लिख देता कि उसका इरादा है कि मैंने नहीं एक्सटेंड करानी लीज, तो फिर और बात थी। ओके, चलें जी आगे। A lease, page 38. A lease may be split into a primary period followed by an option to extend for further period. Secondary period. The rent of secondary period may be small or may be zero. If it is reasonably certain that lessee will extend the period, then secondary period will be a part of lease period. फिर secondary period भी lease period का part होगा। Okay. अच्छा जी, आगे मूव करें हम। आगे क्या? अच्छा जी, यार ये थोड़ी सी डिस्कशन है लेसी की। पेज 36 पे आए। सबसे पहली एंट्री लेसी क्या करता है? राइट ऑफ यूज डेबिट
लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। तो हेडिंग पढ़ें, राइट ऑफ यूज को रिकॉर्ड करना है और लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉग्निशन भी करनी है उनकी और मेजरमेंट भी करनी है। तो थोड़ी छोटी छोटी सी थ्योरी की बातें हैं। राइट ऑफ यूज एंड लीज लाइबिलिटी। एट कमेंसमेंट डेट अ लेसी शैल रिकॉर्ड अ राइट ऑफ यूज एंड अ लीज लाइबिलिटी। कमेंसमेंट डेट पे आपने क्या रिकॉर्ड करनी है? राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करना है और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, एट कमेंसमेंट डेट लेसी शैल मेजर द राइट ऑफ यूज एट फॉलोइंग। राइट ऑफ यूज की कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई? द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, कॉस्ट होती है इनिशियल मेजरमेंट के लिए, तो इनिशियल मेजरमेंट में इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज शैल कंप्राइज फॉलोइंग। इसमें ये चीजें शामिल होंगी। द अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, जिसे आप पीवी कहते थे, तो इसकी एंट्री बनेगी राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लिखते हैं साथ, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है प्रेजेंट वैल्यू पे। द अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। नेक्स्ट, द लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट। इसकी एंट्री होगी राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट। ये लेस लीज इंसेंटिव अभी छोड़ें, ये आपको एक क्लास में करवाए थे, वो आप सवाल करेंगे, कोल लिमिटेड वाला है, पास पेपर का क्वेश्चन 14, वहां से आपको याद आ जाएगा लीज इंसेंटिव का क्या करना है, इसलिए इसको फिलहाल छोड़ें। क्वेश्चन 14 पास पेपर का कोल वाला, कोल लिमिटेड वाला सवाल है, वो वहां से आप देख लीजिएगा, वो बात याद आ जाएगी। फिलहाल मुझे इसकी बात बताएं। अच्छा, लीज पेमेंट्स मेड और बिफोर कमेंसमेंट डेट। अगर आपने कोई लीज पेमेंट कर दी है ऑन द डेट ऑफ लीज, या एक दो दिन पहले कोई लीज पेमेंट कर दिया आपने, कोई डाउन पेमेंट ही आप इसे कह सकते हैं ना, तो वो भी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में ऐड होती है। अच्छा, हम पता है क्लास में कैसे करते थे, हम उसको लीज पेमेंट्स में डाल के इनकॉर्पोरेट कर लेते थे, लेकिन स्टैंडर्ड चाहते हैं अगर आपने उसको अलग अलग रखना है तो अलग अलग भी रख सकते हो, तो कोई मसला नहीं। हम इकट्ठी ही एंट्री करते थे, मुझे याद है, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, और अगर कोई डाउन पेमेंट आती थी तो उसकी एंट्री करते थे लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। क्लियर? तो इसलिए बस बहरहाल थ्योरी की हद तक के कॉन्सेप्ट समझ लो। हमारी एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है ठीक है, एंट्रीज को छेड़ने की जरूरत नहीं, थ्योरी की हद तक एक बात सुन लें। स्टैंडर्ड का ये मशवरा है, थ्योरेटिकली बात करूं मैं एमसीक्यूज के लिए, कि कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज कैसे निकलेगी। जो पेमेंट्स अभी आपने करनी है वो उनको अलग रखो, और जो पेमेंट कर दी है उनको भी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में डाल दो। लेकिन हम पूरा फार्मूला एलपी इज इक्वल टू डाउन पेमेंट सारी इकट्ठी कर देते थे, तो न्यूमेरिकल्स हम सही कर रहे हैं, उसमें मसला नहीं। एमसीक्यूज के एतबार से दो बातें याद रखें। कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज कंप्राइज ऑफ नंबर 1 लीज लाइबिलिटी, लेकिन ये तो लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि ये तो पे हो गई है, एनी लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट। पॉइंट सी, एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ये भी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट पे ऐड होती है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लेसी की बातें हो रही हैं, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। यार ये इंशाल्लाह ना 2-3 दिन में मैं शुरू कराने लगा हूं डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग होता है एसेट को डीइंस्टॉल करना। इसकी एंट्री आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी अभी, 2-3 दिन तक सब्र कर लो, इसकी एंट्री लिख लो, राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। अब जरा एमसीक्यू नंबर 8 कर लो, एमसीक्यू नंबर 8। देना मुझे, मैं खोल नहीं रहा अभी। पेज नंबर 170। पढ़ो जी एमसीक्यू नंबर 8। Which of the following would not be included within initial cost of right of use? देखो, which of the following will not be included in initial cost of right of use। अगर पेपर में एमसीक्यू आ गया, ये पैरा 24 टिक कर लेंगे हम, पैरा 24। ये सारे पैरास ना आपको एक मैं सफे पे लिस्ट ऑन करके दे दूंगा एंड पे। Which one of the following should not be included within the cost of right of use? Installation cost, cost of right of use में ऐड होनी चाहिए भाई, इसके मुताबिक तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैसे मुझे जनरल बता दें बात, कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होती है ना चीज़ों की। इंस्टॉलेशन एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। आगे,
एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग द एसेट, ये कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज, ये भी ऐड होनी चाहिए। ये भी लीज पेमेंट से एडवांस में दे रहे होंगे, डाउन पेमेंट टाइप। टोटल रेंटल अंडर द लीज एग्रीमेंट, टोटल रेंटल अंडर द लीज एग्रीमेंट, क्या ये कॉस्ट ऑफ यूज में ऐड होने चाहिए? मोहतरम टोटल रेंटल नहीं ऐड होनी चाहिए, उनकी इनिशियल मेजरमेंट यानी पीवी ऐड होनी चाहिए। ये तो ब्लंडर था, टोटल रेंटल तो नहीं ऐड होते। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं मैंने 3 किस्तें देनी है 10 हजार की, तो आपको पता है 10 हजार को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, उसकी पीवी को रिकॉर्ड किया जाता था। वो बोंगी पता क्या मार रहा है, कहते रेंटल पकड़ो 10 हजार के और कह दो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट है 30 रुपए। ये नहीं होगी भाई, ये मेरे ख्याल से 25 20 22 23 रुपए प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, जो भी डिस्काउंट रेट लगा के, वो असल में राइट ऑफ यूज में जाती है। ओके वापस आ जाए। अच्छा लीज लाइबिलिटी कैसे मेजर होती है? लीज लाइबिलिटी इज मेजर्ड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट दैट आर नॉट पेड एट दैट डेट। जिनको पे नहीं किया उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकलती है ना, डाउन पेमेंट की तो नहीं प्रेजेंट वैल्यू निकलती। डिस्काउंटिंग ऐसे होती है जो द लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड बाय लेसी यूजिंग द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ दैट रेट कैन बी रेडिली मालूम, अगर उसे पता है। समटाइम द लेसी माइट नॉट बी एबल टू ascertain द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, फिर क्या करें? इन दैट केस लेसी विल यूज द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इंस्टेड, बोरोइंग रेट होना चाहिए, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेगा अपना। ओके अच्छा इसको छोड़ें, इसको काट दें। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अच्छा आरओयू आपने किस पे रखना होता है? सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल पे। आरओयू किस पे रखना होता है? कॉस्ट मॉडल का क्या मतलब होता है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। क्लियर? और लेसी में ज्यादा डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होती थी? अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो यूजफुल लाइफ पे, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ पे। तो ये बात लिखी हुई है, ये तो हमने क्लास में पढ़ी हुई है। लेकिन यार एक अजीब सी बात मैं आपको बता दूं, मैं राइट ऑफ यूज को आप रीवैल्यू भी कर सकते हैं। ये कैसे रीवैल्यू होगा? और जिस तरह बाकी सारे ऐसे रीवैल्यू होते हैं, राइट ऑफ यूज को आप रीवैल्यू भी कर सकते हैं। और राइट ऑफ यूज अगर आपकी आमतौर पे ना ऐसे राइट ऑफ यूज को आप रीवैल्यू करते हैं जिसकी लाइफ 10 साल हो, आपने उसे लीज पे 10 साल के लिए ले लिया हो, फिर वो ऑलमोस्ट आपका ही होता है, फिर आप उसे रीवैल्यू भी कर लेते हैं आईएएस 16 की रोशनी में। राइट ऑफ यूज को रीवैल्यू भी किया जा सकता है, और राइट ऑफ यूज को आईएएस 40 में कब डाला जा सकता है ये सोच के बता दो। राइट ऑफ यूज को आईएएस 40 में कब डाला जा सकता है? जब आप बिल्डिंग लीज पे लें, मिसाल के तौर पे लैंड लीज पे लें और लीज पे लेके आगे लीज पे दे दें, आगे किराए पे दे दें, तो बहरहाल इसकी काउंटिंग तो हमारे स्कोप में नहीं, तो इसको आगे किराए पे दे दें, तो ये फिर आईएएस 40 में भी फॉलो कर सकती है। तो बता दें अदर मेजरमेंट मॉडल्स कौन से हैं राइट ऑफ यूज के? हाँ तो लीज एसेट लिख लें, फेयर वैल्यू मॉडल पे भी जा सकते हैं आईएएस 40 में, और रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी जा सकते हैं आईएएस 16 की रोशनी में। और ये नीचे वो बात जो मैं डेप्रिसिएशन वाली कर रहा था, ओनरशिप ट्रांसफर होनी या नहीं होनी, ये नोट्स में डाल के मैंने की हुई थी। हाँ ये ले आओ। हाँ हाँ नहीं रिवैल्यूएशन मॉडल तो आ गया तो कोई मसला नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल आ गया तो कोई मसला नहीं, नॉर्मल इसी तरह नॉर्मल राइट ऑफ यूज को आप की कॉस्ट पकड़ लो जिस तरह फिक्स एसेट की कॉस्ट होती है, और वो वार्म अप की एंट्री कम्युलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। हाँ फेयर वैल्यू मॉडल मेरा नहीं ख्याल पूछेगा आपसे। ओके यार फेयर वैल्यू मॉडल पूछ भी लिया तो क्या हो गया यार, देख इधर, फेयर वैल्यू मॉडल पूछ लिया तो क्या हो गया? आप क्या करोगे? आप ब्रॉड डाउन राइट ऑफ यूज की वैल्यू लिखोगे, कैरी डाउन फेयर वैल्यू लिखोगे, और बैलेंसिंग आपको पता है P&L में चला जाता है डिडक्शन के बगैर। आईएएस 21 में रिवाइज किया था ये। ओके क्या है आगे? डेप्रिशिएट करते हुए, हाँ आमतौर पे मैंने क्या उसी एसेट को आप रीवैल्यू करोगे जिसकी लाइफ जो है वो पूरी के लिए आप खरीद रहे होगे, वरना बाकियों को रीवैल्यू नहीं करोगे, और फिर जब पूरी लाइफ के लिए ले रहे होते हो तो फिर आप जो है उसको डेप्रिशिएट भी उसी तरह करते हो। ओके अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है जी आज का? एमसीक्यू नंबर 8 हो गया, लीज कमेंसमेंट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सफ़े के टॉप पे, बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, फिर मैं न्यूमेरिकल कराने लगा हूँ। पेज 35 यार, ये एक ऐसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है एमसीक्यूज के लिए, इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट।
पेज 35। अच्छा जी, इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट। पहले कमेंसमेंट डेट पढ़ो। द डेट ऑन विच अ लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय लेसी। ये वो डेट होती है जिसने लेसर लेसी को एसेट दे दे, भाईजान इस्तेमाल करना शुरू कर। नोट फॉर स्टूडेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट्स ऑन दिस डेट। कल वाला सवाल जो था ना उसमें यकम मार्च थी कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट यकम मार्च थी क्योंकि यकम फरवरी को माहिदा हुआ था और यकम मार्च को उसने एसेट अवेलेबल कर दिया था। क्लियर? तो अगर सवाल में मिसाल के तौर पे दे रहा हूं यकम जनवरी 12 की तारीख है, तो इस दिन आप एंट्री करेंगे राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, इसे कहते हैं कमेंसमेंट डेट। एक होती है इंसेप्शन डेट, द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट। फर्ज करो लीज एग्रीमेंट हुआ 15 दिसंबर 11 को, the date of commitment by parties to the principal terms and conditions of the lease, the date of commitment by parties to the principal terms and conditions of lease। अच्छा इधर आओ, लड़की देखने गए, बात पक्की हो गई, लेकिन उन्होंने कहा निकाह करें। आपने कहा ठहर जो भाईजान, निकाह कर लेंगे, कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं। तो फर्ज करें 15 दिसंबर को मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर ली कि जहेज में क्या आना है और ये अस्तगफिरुल्लाह, तो मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस हक महर और ये सारी चीजें आपने टर्म्स एंड कंडीशन मेजर एग्री कर ली, लेकिन निकाह बाद में हुआ। तो अब दोनों में से जो अर्लियर होगा, ऑब्वियसली अर्लियर तो यही वाला हुआ करेगा, पहले वाला ही। क्या कहते हैं, डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज टू दी। कमिटमेंट और एग्रीमेंट में से जो पहले डेट होगी, ऑब्वियसली कमिटमेंट पहले होती है, एग्रीमेंट या निकाह बाद में होता है। तो द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज टू दी मोटी मोटी टर्म्स, ठीक है, आपके घर में जो है वो हम आए हैं, मोटी मोटी टर्म्स हमारी ये एग्री हो गई हैं। द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज, डेट हुई 12 दिसंबर 11 को तय कि मोटी मोटी टर्म्स ये होंगी, और शोर भी मोटा था, मोटी मोटी टर्म्स ये होंगी। द एंड द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, 15 दिसंबर को निकाह भी हो गया। तो 12 दिसंबर को मोटी मोटी टर्म्स तय हुई, 15 दिसंबर को निकाह हो गया। अर्लियर क्या है? 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर के आगे लिख लें इंसेप्शन डेट, और एक मिनट आगे, और 15 दिन बाद रुखसती भी हो गई। द डेट ऑन विच लेस चल छोड़, सॉरी, अच्छा 15 दिन बाद रुखसती भी हो गई। तो जिस दिन से, चलो वापस आ जाओ। अच्छा, हमारे लिए एंट्रीज करने के एतबार से कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होगी? कमेंसमेंट डेट यकम जनवरी। एंट्रीज नहीं 12 दिसंबर से, 12 से होंगी, अभी तो रुखसती नहीं हुई। ओके, अच्छा अब ना कल वाले सवाल को खोलो, और कल वाले सवाल में, कल वाला सवाल खोलो फ्रेंच वनीला वाला, पेज नंबर बताओ। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 था, 1 to 7 पे। अच्छा, इस सवाल में बताओ कि लेसर ने एसेट कब खरीदा है? जनवरी को। हम हमारी बला से जब मर्जी खरीदे, उसको छोड़ें, अभी आगे चलें। एग्रीमेंट जो हुआ है, एग्रीमेंट कब हुआ है? यकम फरवरी को। एसेट दिया कब है? मार्च को। इधर देखो, एग्रीमेंट कब हुआ है? यकम फरवरी को, यकम फरवरी को। मोटी मोटी टर्म्स कब तय हुई हैं? नॉट गिवन इन क्वेश्चन, नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो हो सकता है फिर यकम फरवरी को ही एग्रीमेंट हुआ हो और यकम फरवरी को ही मोटी मोटी टर्म्स तय हुई हो। ये फ्रेंच वनीला वाला सवाल है जो कल वाली क्लास में किया था, तो इसलिए अब अर्लियर का चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इस सवाल में लिख लो नीचे किताब पे, इंसेप्शन डेट 1 फरवरी, इंसेप्शन डेट 1 फरवरी। लेकिन ये तो थ्योरी की हद तक एक बात है कि रिश्तेदारों को बता सकें कुछ होने वाला है। हुआ कब? यकम मार्च को, यकम मार्च को। तो यकम मार्च के साथ लिखो कमेंसमेंट डेट, यकम मार्च के साथ लिखो कमेंसमेंट डेट।
अच्छा मुझे ये बताएं आप कि एक मैंने कल आपसे बात की थी कि लेसी और लेसर जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, तो वो आप बता दें। अगर अगर रेट नहीं 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 रेट नहीं, अगर अगर रेंटल या इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो, अगर रेंटल या इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू पेज नंबर 51, फेयर वैल्यू प्लस आईसीडी ऑफ पे लीज आईसीडी आईसीडी तुझे मारना है मैंने। पेज नंबर 50, आईसीडी नहीं, आईडीसी, आईडीसी। पेज नंबर 51 पे आए। हाँ पेज नंबर 51, नोट, ये नेट इन्वेस्टमेंट का रस लिखा हुआ है, इसके नीचे देखो नोट पढ़ो। नोट, इफ रेंटल्स आर मिसिंग इन क्वेश्चन, इसको इंटरेस्ट रेट भी कर दें। इफ रेंटल्स और इंटरेस्ट रेट, इफ रेंटल्स और इंटरेस्ट रेट आर मिसिंग इन क्वेश्चन ऑफ लेसी और है यार, चाहे लेसी के सवाल में रेंटल मिसिंग हो चाहे लेसर के सवाल में रेंटल मिसिंग हो, फॉर्मूला लेसर वाला ही यूज करना है हमेशा, क्योंकि लीज इनिशिएट कौन करता है? लेसर। ये बात कल मैंने आपको नहीं बताई थी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिर्फ, लेकिन आज ये बात आपको बता रहा हूं कि चाहे लेसी का सवाल हो चाहे लेसर का सवाल हो, हमेशा आपने फॉर्मूला यही यूज करना है। If rentals are missing in question of lessee or lesser, always use the above mentioned lesser formula. Always use lesser formula for calculating the rentals. For calculating the rentals. लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट मिसिंग है तो फिर इम्प्लिसिट रेट कैसे यूज करेंगे? फिर तो वो खुद निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर रेंटल मिसिंग है तो कौन सा रेट यूज करना है? हमेशा इम्प्लिसिट रेट। डन? ओके। अब ये मैंने क्या बात की है, इसके जरा आपने कॉन्सिक्वेंसेस सुनने हैं। In all type of questions in paper, if rental or interest rate is missing, if rental or interest rate is missing, तो आपने क्या करना है? फॉलोइंग फॉर्मूला यूज करना है। missing, then use following formula। क्या? फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट्स नहीं, आईडीसी ऑफ लेसर। यार आईडीसी कभी लेसी की यूज नहीं कर लेनी, यहां लॉयर ने जो पैसे दिए हैं, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। अगली बात सुनना, ये बात हो गई और ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। एक बात मुझे बताओ कि अगर सवाल में इंटरेस्ट रेट मिसिंग है फिर तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, अगर सवाल में रेंटल मिसिंग है तो फिर इंटरेस्ट रेट तो गिवन होगा। फिर इंटरेस्ट रेट कौन सा वाला यूज करना है? हमेशा इम्प्लिसिट रेट। वी विल यूज implicit rate in above equation। above equation में हमेशा कौन सा रेट यूज करेंगे? implicit rate। इधर देखो, चंद बातें करने लगा हूं आपसे, लेकिन आपकी टेंशन चाहिए, रजाइयों से कंबलों से बाहर निकल आए, सीधे होके बैठ जाएं, जल्दी करें, जल्दी 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 रजाई कंबल से बाहर सीधे होके बैठ जाएं। एक बात आपसे करने लगा हूं, आपने मुझे इस रूल की रोशनी में मेरे सवालों के जवाब देने हैं जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है। अगर लेसी का सवाल आ जाए पेपर में और रेंटल मिसिंग हो, दीवानावार लेसर की फिगर्स ढूंढनी है। लेसर ने बाजार से कितने गिवन करेगा पेपर में, फिर वो गिवन करेगा पेपर में। लेसर ने बाजार से कितने की खरीदी है? अभी नोट करना छोड़ो, एक मिनट में। लेसर ने बाजार से कितने की खरीदी है? बड़ी इंपॉर्टेंट दो तीन बातें होने लगी हैं, इसलिए कुछ मैं
तो अगर लेसी का सवाल, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ना, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन का लफ्ज आपको समझाना चाह रहा हूं, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन का लफ्ज समझाना चाह रहा हूं। लेसी का सवाल आ जाए तो आपने हमेशा, आपने बोरिंग, इंक्रीमेंटल, बोरिंग शोरिंग रेट भी छोड़ देना है। चाहे सवाल में लिख दे लेसी को, अब रेट पता भी नहीं, फिर भी आपको तो पता है ना लेसर का रेट, तो आपने यही यूज करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, अगर लेसी का सवाल आ जाए पेपर में और रेंटल मिसिंग हो, दीवानावार लेसर की फेयर वैल्यू ढूंढनी है, लेसर की आईडीसी ढूंढनी है, लेसर की पीवीज ऑफ एलपी ढूंढनी है, लेसर की यूजीआर भी ढूंढनी है, और लेसर का इंप्लिसिट रेट ढूंढ के डालना है, रेंटल बाहर आ जाएंगे अगर लेसी का सवाल आ जाए पेपर में। अगर लेसर नॉर्मल का सवाल आ जाए, मैन्युफैक्चर डीलर नहीं, अगर लेसर नॉर्मल का सवाल आ जाए तो आपने फेयर वैल्यू ढूंढनी है, आईडीसी ऑफ लेसर ढूंढनी है, पीवी ऑफ एलपी ढूंढनी है, पीवी ऑफ यूजीआर भी ढूंढनी है, इंप्लिसिट रेट ढूंढना है, बाहर आपके रेंटल निकल के आ जाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल आ जाए, अगर मैन्युफैक्चरर और रेंटल मिसिंग है, और रेंटल मिसिंग है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन लफ्ज बोल दिया मैंने। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल आ जाए और रेंटल मिसिंग है, तो आपने फेयर वैल्यू ढूंढनी है, आईडीसी ढूंढनी है, पीवी ऑफ एलपी ढूंढनी है, पीवी ऑफ यूजीआर भी ढूंढनी है, और इंप्लिसिट रेट मार्केट रेट से ज्यादा हो या कम हो, इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमेशा जहां इंप्लिसिट रेट यूज करना है। क्योंकि असल में लेसर जो रेंटल निकाल रहा होता है ना, वो रेंटल मार्केट रेट को सामने रख के नहीं निकाल रहा होता, वो लेसी को अट्रैक्ट करने के लिए अपना कोई कम रेट यूज करके उसको बुला रहा होता है अपने पास। इस इक्वेशन में मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर भी हो का सवाल आ जाए पेपर में, तो आपने कौन सा रेट यूज करना है? हाँ, जब सवाल सॉल्व करने की बारी आएगी फिर मुझे बता देना लेसी के लिए कौन सा रेट यूज होता है, लेसर के लिए कौन सा रेट यूज होता है। और मेरी अगर बात मानो ना, इसको समझ लेना ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, कोई चीज ये शायद पार्ट ऑफ क्वेश्चन है चीज, उसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन मैंने निकालना चाह रहा हूं। मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सवाल याद रख लो कैसे सॉल्व होते हैं। सवाल में, किसी भी सवाल में रेंटल मिसिंग है, लेसी का सवाल है, लेसर का सवाल है, या लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का है, हर सवाल में इंप्लिसिट रेट यूज करके ये डेटा पुट करना है, सिवाय सिवाय एक्सेप्शन कोई नहीं है, माजरत। हाँ, अब जब आप सवाल को सॉल्व करने की साइड पे आओगे ना, तो अगर लेसर का सवाल आप सॉल्व करने लगोगे तो इंप्लिसिट रेट यूज कर लेना। अगर लेसी का करने लगोगे और सवाल ने लिखा हो कि उसको इंप्लिसिट रेट नहीं पता, तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज कर लेना। और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल करने लगोगे और लिखा हो कि इंप्लिसिट रेट और मार्केट रेट में डिफरेंस है और मार्केट रेट ज्यादा इंप्लिसिट रेट से, तो फिर आप क्या यूज कर लेना? मार्केट रेट यूज कर लेना वो सवाल सॉल्व करते हुए। तो इसको आपने ना, वर्किंग 6 टाइप नहीं कंसोलिडेशन में होती थी, इसको आपने मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए यूज करना है फॉर्मूले को। ये कोई अकाउंटिंग नहीं शुरू करने लगे आप चीजों की, अकाउंटिंग नहीं शुरू करने लगे। एक इसमें नोट डलवाने लगा हूं यार मैं, कहीं ब्लंडर ना मार जाना। एक नोट डलवाने लगा हूं कि अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है ना, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, तो राइट डाउन 0, तो आपने आईडीसी 0 लेनी है जहां, क्योंकि वो आईडीसी एक्सपेंस में डालता है, वो आईडीसी एक्सपेंस में डालता है, वो कोई लीज पेमेंट में डाल के लेसी पे बर्डन शिफ्ट नहीं करता, वो आईडीसी एक्सपेंस में डालता है। याद है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर बताया था आईडीसी एक्सपेंस में डालता है। तो अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल आ जाए और उसमें मिसिंग और रेंटल, तो एक छोटा सा फुटनोट डाल दो, इन मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर राइट डाउन आईडीसी 0, गिवन भी हो सवाल में, क्योंकि वो उसने आगे शिफ्ट करनी है किसी पे या खर्चों में डालनी है, खर्चों में डालनी है। ओके, चलें जी, सारी बातें दोबारा बताएं। लेसी के सवाल में रेंटल मिसिंग है, लेसर नॉर्मल के सवाल में रेंटल मिसिंग है, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में रेंटल मिसिंग है। हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगेगा और वी विल यूज हमेशा इंप्लिसिट रेट इन अबव इक्वेशन। इसके बाद रेंटल बाहर आ जाएंगे। अब वो रेंटल मैं सवाल में डाल दिया करूंगा, अब मेरा सवाल जो है नॉर्मल सवाल बन जाएगा। अब वो सवाल में मैं डालूंगा और सवाल मेरा नॉर्मल सवाल बन जाएगा। अगला सवाल मेरा आपसे एक छोटी सी एहतियात करनी है, लेसी के सवाल में नहीं, सिंपल लेसर के सवाल में नहीं, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में। अगर आईडीसी दे भी दे तो इस इक्वेशन में ना डाल बैठिएगा,
इस इक्वेशन में यहां उसकी जगह आपने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। डन। जब ये निकल आएगा, जो भी है रेट मिसिंग है या रेंटल मिसिंग है, ये आपने सवाल में डालना है। अब सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब सवाल को पढ़ के सॉल्व करना शुरू कर दिएगा। सॉल्व करने में जो रूल है वो आपको मैंने बता दिया, लेसी कौन सा रेट यूज करता है, लेसर कौन सा रेट यूज करता है। अब जरा स्क्वायर लिमिटेड वाला सवाल निकालो, जो कल वाला हम कर रहे थे। स्क्वायर स्क्वायर लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। स्क्वायर लिमिटेड डील करता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। पेज नंबर 126। एसएल रिक्वायर्स रेफ्रिजरेटर ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल। एसएल खरीदता है रेफ्रिजरेटर पर्टिकुलर मॉडल के फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ ₹3 लाख पर यूनिट। तो उसकी आदत है कि 3 लाख वाली चीज उसकी मिन्नत करके 15% कम करके खरीद लेता है। तो इसको तो फिर कॉस्ट सस्ती पड़ती होगी चीज की। तो 3 लाख जरा 12, 3600 की चीजें ये बाजार में बेच सकता है अगर कोई कस्टमर कैश पे आए लेने के लिए, और इसने अपना मुनाफा बचाने के लिए उससे 15% डिस्काउंट लिए। इसका मतलब है इसने खुद कितने की चीजें खरीदी हैं, 3060 की। आप बताएं ये खरीद के रख लेगा या कोई लेसी ढूंढने की कोशिश करेगा, लेसी ढूंढने की कोशिश करेगा। तो डीलर किसके पास गया, मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर से जाके कहा मैन्युफैक्चरर खुदा के लिए मुझे रेफ्रिजरेटर दे दे, मैंने आगे किस पे देने हैं, किस्तों पे लेसी को देने हैं। ऑन यकम जनवरी 18 एसएल सोल्ड 12 रेफ्रिजरेटर टू क्यूब होटल एट अ रिटेल प्राइस ऑन लीज। रिटेल प्राइस पे इसने बेचे हैं, लेकिन लीज पे किस्तें बना के बेचे हैं इसने। असल में अब ये एट रिटेल प्राइस इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि हमने जीआई और एनआई से खेलना है, क्योंकि ये लीज बन गई है अब। द रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ इन द लीज वाज, द पेमेंट इज टू बी मेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इन, रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज नील। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था अगर सवाल खामोश हो लेसर के सवाल में तो रेजिडुअल वैल्यू को जीआर भी लेंगे, यूजीआर भी लेंगे, यूजीआर भी लेंगे, लेकिन ये तो अभी नील है, तो टेंशन नहीं लेनी। द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम। रेंटल मिसिंग है। सर आपको कैसे पेपर में पता चलेगा? ओ भाईजान, तो सवाल करना शुरू करी तुझे खुद ही पता चलेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर हमें कैसे पेपर में पता, सवाल करना शुरू करी तुझे खुद ही पता चल जाना है। डन। अच्छा, अब मुझे बता दे मैं जीआई यानी क्यों नहीं निकाल सकता, रेंटल मिसिंग है, मैं जीआई यानी क्यों नहीं निकाल सकता, रेंटल। अब जैसे इस तरह का सवाल आएगा ना पेपर में, तो आपके जहन में ये पिक्चर बनी होगी, बूटी बना के नहीं लेके जानी जेब में डाल के, आपके जहन में ये पिक्चर आ जाएगी फौरन। क्या? इन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन पेपर, इफ रेंटल, इंटरेस्टेड तो छोड़ो, रेंटल मिसिंग है, इज मिसिंग, देन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ, और ये शुक्र है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, अगर आईडीसी गिवन भी होती तो हम यहां 0 लिखते, जनरल एंट्री कर देते उसकी, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ऐसा करें जी, पहले ये वर्किंग करने लगा मैं, ताकि सवाल में जो रेंटल मिसिंग है वो निकालें। अच्छा, फेयर वैल्यू गिवन है यार, फेयर वैल्यू 3600, फेयर वैल्यू 3600, 3600, आईडीसी 0, गिवन भी होती 0 लेते। अच्छा, पीवी ऑफ एलपी, पीवी ऑफ एलपी, रेंटल कितने हैं? 3, और एडवांस में कितने हैं? अच्छा एक बात आपसे कर रहा हूं, फर्ज करो अगर रेंटल 500 रुपए होता तो एडवांस वाले सवाल में ऐसे लिखते हैं ना, 500 जमा 500, फर्ज करो रेंटल इतने का होता, ये पीवी ऑफ एलपी में निकाल रहा हूं, 1 माइनस यूज इम्प्लिसिट रेट, अभी इम्प्लिसिट रेट यूज करना है। ये बात ना देखो, मैं कल बता देता तो दिमाग की दही बन जानी थी, तो दिमाग की दही बन जानी थी, इसलिए ये सवाल मैंने ना बस थोड़ा सा करवा के छुड़वा दिया था, क्योंकि आपने फिर परेशान हो जाना था ये क्या चल रहा है। तो 10% इम्प्लिसिट रेट है, इधर हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज करें ताकि मेरा सवाल पूरा हो जाए, फिर सोल्यूशन जब मैं करने आऊंगा ना, फिर जो रूल आपको बेसिक समझाए हुए हैं वो याद करा देना मुझे। इंटू 1.10 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.1,
अगर रेंटल 500 रुपया होता तो सवाल ऐसे होता, अब तो रेंटल नहीं है, तो इसलिए इस जगह भी एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले रेंटल को डिस्काउंट नहीं करना, इस जगह भी एक्स लिखना पड़ेगा। डाउन पेमेंट बोलो है कोई, एलपी में होती है, नहीं है। अच्छा आगे बोलो, वो है रेंटल है, हाँ है। जीआरबी है, नहीं है। और अब यूजीआरबी बताओ, नहीं है। डन। तो अब आप बता दो एक्स कितना आया है, 1316। ये हमारा क्या निकला है, रेंटल। ऑलवेज कैलकुलेट मिसिंग रेंटल यूजिंग इम्प्लिसिट रेट। अब इसको कंसोलिडेशन की वर्किंग 6 टाइप चीज समझो और मिसिंग रेंटल बता दो 1, यानी कि मिसिंग फिगर निकला ही है। अब हमारा सवाल इस काबिल हो गया। अब जब सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, ये हमने सॉल्व करना है यूजिंग आवर बेसिक नॉलेज कि अब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है। आप बता दो जी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में अगर इम्प्लिसिट रेट भी आ जाए और मार्केट रेट भी आ जाए, इन दोनों को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूं, इम्प्लिसिट रेट भी आ जाए, मार्केट रेट भी आ जाए, तो दोनों में से कौन सा यूज करना है? असूली तौर पे इम्प्लिसिट यूज करना है सवाल सॉल्व करते हुए, लेकिन अगर इम्प्लिसिट रेट मार्केट रेट से कम हो फिर आपने मार्केट रेट यूज करना है। असल में का लॉजिक ये बताई थी, मार्केट रेट ज्यादा होता है उसकी बेस पे डिस्काउंट करेंगे तो सेल सही वाली रिकॉर्ड होगी। लॉजिक एक छोटी सी बताई थी, सेल सही वाली रिकॉर्ड होगी, सेल कम रिकॉर्ड होगी, सेल कम आ जाती है, 10% से सेल ज्यादा आ जानी थी। छोटी सी लॉजिक बताई थी, छोड़ने पड़े वो। अच्छा जी बोलो यार, जीआई जीआई पता क्यों निकालनी होती है? अगर कभी नोट बनाना हो ना तो जीआई एनआई का डिफरेंस इंटरेस्ट होता है। जीआई इसलिए निकालनी होती है, वैसे जीआई का कोई मकसद नहीं है, एनआई से भी सवाल भी हमारा चल सकता है। तो जीआई क्या होती है यार? एलपी प्लस यूजीआरवी। एलपी बोलो 1316 इंटू 3, यूजीआरवी 0, तो टोटल बता दो 3948। आगे चलो एनआई 1316, इसको डिस्काउंट नहीं करना, फिर अगला 1316 इंटू 1 माइनस 1.14। अब तो सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम। रेस्ट टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.14 इज इक्वल टू 3483। तो ये मैं स्काई ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कॉस्ट है, ये फेयर वैल्यू है, जीआई है, ये एनआई है। अगर नोट बनाना हुआ तो इन दोनों का डिफरेंस टोटल इंटरेस्ट होगा। अब यार कैमरा उधर कर दो, वो व्हाइट बोर्ड वाला किसी ने नोट करना हो तो, फिर मैं इधर भी ले आता हूं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 10 ले आओ यार कैमरा इधर। चलो जी अब एंट्री बता दो यार। लीज रिसीवेबल एनआई से होगा 3483 नजर 3483, और कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी से होगी, लेकिन कॉस्ट गिवन है, पीवी ऑफ यूजीआरवी गिवन नहीं है। अच्छा सेल रिकॉर्ड होगी लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। पीवी ऑफ एलपी यही है इस वक्त, और ये है फेयर वैल्यू 3600 और 3483। लोअर क्या आ गया? और इन्वेंट्री क्रेडिट होगी बोलें किससे? कॉस्ट से, और ये होनी थी कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, लेकिन पीवी ऑफ यूजीआरवी सॉल्व में अवेलेबल नहीं थी। आगे किराया पहला आएगा 1316, बैंक डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, और बस डन। आसान सा सवाल था यार। मैं फिर आ जाके वहीं खड़ा हूँगा, पता कैसे चलेगा ये डीलर लेसर का सवाल है? नहीं ऊपर डीलर तो लिखा हुआ है, स्क्वायर लिमिटेड इज अ डीलर, एसएल एक्वायर रेफ्रिजरेटर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर ऑन यकम जनवरी, एसएल सोल्ड रेफ्रिजरेटर टू क्यूब लिमिटेड ऑन लीज। पता कैसे चलेगा डीलर लेसर का सवाल है? ये देखो
स्केयर इज अ डीलर, स्केयर सोल्ड ऑन लीज। बस ये बात हाईलाइट कर लो, ये बात काफी है ये जानने के लिए कि ये डीलर लेसर का सवाल है। ओके यार, चीजें ना साथ साथ खत्म करते रहो, अब टाइम नहीं है आगे। फरवरी के लिए छोड़ोगे क्वेश्चन 7 या ऑप्शनल दे रहा हूँ, ऑप्शनल होमवर्क में, क्योंकि असल में ना आज मैंने आपको सवाल देने हैं, आज मैंने आपको सवाल देने हैं IAS 28 का पास पेपर का क्वेश्चन 1। ये आज का मेन होमवर्क है आपका, IAS 28 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन 1, ये मैंने आपको होमवर्क में देना है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शनल सवाल है पास्ट पेपर का क्वेश्चन 7 लीज का। क्लियर? इसको मैं एक दफा पढ़ दूं यार, अब कुछ भी नहीं है इसमें। गोवा लीजिंग लिमिटेड हैज लीज्ड अ मशीन टू हनी बेरी ऑन यकम जुलाई 17 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। हैड लीज्ड अ मशीन, तो गोवा लेसर है। द नॉन कैंसिलेबल लीज इज 3.5 years और each semi-annual rental is 48 million receivable in arrears. The lease contains an option, इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल का हमने कर लिया था। तो the lease contains an option to extend the lease by 1.5 year. Each semi-annual rental in extended period will be 15 million receivable in arrears. It is reasonably certain that HL will exercise this option. शेर खान वाला सवाल है, it is reasonably certain that he will exercise. अब बता दो लीज टर्म 3.5 साल है या 5 साल है? 5 साल है लीज टर्म, डन। रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम। सवाल किसका है? लेसर का, तो 10% इम्प्लिसिट रेट उसी का दे दिया, शुक्र है। अब तो इस एंगल से भी सवालों को देखा करो ना। और शुक्र है रेंटल गिवन होंगे या रेंटल मिसिंग है? रेंटल गिवन होंगे यार इस सवाल में। हाँ गिवन है ना यार, ये 48 और ये क्या है 15, रेंटल गिवन है। पेज 125 है यार। यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 साल। और भाई 6 साल है यूजफुल लाइफ, तो लीज टर्म कितने साल है? अबे 5 साल। तो मोहतरम जब 5 को 6 से डिवाइड किया तो जवाब आ गया 75% से ज्यादा, इसलिए मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ कवर हो रहा है, इसलिए लीज फाइनेंस है, ऑपरेटिंग है। पेज क्यों नहीं निकाल रहा तू? 125 डन। द UGRV एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एस्टिमेटेड टू बी बोलो 20 million। UGRV कितनी है? 20 million। GLL इनका इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 10 million, GLL लेसर की IDC है, एंड जनरल ओवरहेड्स ऑफ 0.5 million टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, डन। अच्छा अब एक मिनट, इसकी डिस्काउंटिंग जो है वो कैसे होनी है, पहले ये जरा देख लो। ये देखो यार, 2.5 साल में 48 कितनी दफा पे होगा? 3.5 साल में सेमी एनुअल है, 3.5 साल में, 1 साल में कितनी दफा पे होगा? 2 दफा, 2 साल में 4 दफा, 3 साल में 6 दफा, और 3.5 साल में 7 दफा। 1 2 3 4 5 6 7, डन। और फिर 1.5 साल एक्सटेंड होगा, 1.5 साल में फिर कितनी किस्तें? 3, 1 2 3। इसमें वो UGRV डली होगी 20 रुपए, ये 20 रुपए UGRV डली होगी, इसको अलग से डिस्काउंट कर लेना, 20 को अलग से डिस्काउंट कर लेना, डन। अच्छा अब इसके अंदर 15 भी पड़ा हुआ है, 20 भी पड़ा हुआ है, ये वाला 15, ये वाला 15 और ये वाला 15, ये डिस्काउंट होके मोहतरम यहां लाके छोड़ेंगे हमें एक पीरियड पहले, और फिर इनको उठा के इधर लाना पड़ेगा, और बाकी 48 तो सिंपल तरीके से डिस्काउंट हो जाएंगे, डन। अच्छा एक यार मैं आपसे बात करता चलूं, हमें ना जाना पड़ेगा समरीज पे। समरीज में इसलिए जाना पड़ेगा कि आपको ना लेसर की, ये नॉर्मल लेसर है, मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं है, आपको ना लेसर की जनरल एंट्रीज भूल गई होंगी, IDC वाली। लेसर की IDC वाली जनरल एंट्रीज भूल गई होंगी। एसेट डेबिट
कैश क्रेडिट, ये एसेट रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू से, और उसके बाद ये वाला एसेट आपके पास से चला जाता है और आप अपने लॉयर को पैसे देते हैं और आगे आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो अल्लाह का शुक्र है यहां कोई फिगर भी बैलेंसिंग नहीं आती, यहां कोई फिगर भी बैलेंसिंग नहीं आती, सब कुछ निकल आता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं फिलहाल सवाल में ना ऐसी डेटा मिसिंग है, मैं फिलहाल ऐसे ही आपके सामने जरा डेटा पुट कर रहा हूं ताकि आपको ये बात याद रह जाए। आप मुझे ये बताओ कि एसेट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री नहीं हो सकती, सारे एंट्रीज मांगी ही नहीं, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो उसने फेयर वैल्यू दी नहीं एसेट की। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन मेरे भाई क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि लीज रिसीवेबल डेबिट एनआई से, एसेट क्रेडिट फेयर वैल्यू से और कैश क्रेडिट आईडीसी से। अभी ये एंट्री आपको दिखा के लाया हूं मैं, ये एंट्री होती है। अच्छा, एनआई जरा सोल्यूशन से देख के बता दो, वो जो 48 को डिस्काउंट किया अभी मैंने, एनआई जरा सोल्यूशन से देख के बता दो। थ्री वन एग्जैक्ट 319। अच्छा, एनआई देखो इधर क्या है, 319। यार आईडीसी में क्या क्या लूं, 10 मिलियन लूं या जनरल ओवरहेड्स भी बिजनेस के ले लूं? 10 मिलियन लेंगे ना, जनरल ओवरहेड्स बिजनेस के क्यों लेने हैं, जनरल ओवरहेड्स तो बिजनेस के एक्सपेंस होता है, ये परेशान करने के लिए उसने दिया था। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, 10। ऐसे ही यार बैलेंसिंग फेयर वैल्यू निकाल लो जबरदस्ती। सर आप क्यों जबरदस्ती करा रहे हैं, हमसे जनरल एंट्रीज नहीं मांगी, यार मुझे कराने दो, बैलेंसिंग निकाल लो फेयर वैल्यू, ऐसे ही 309। यही 309 की मैं पहली एंट्री आपके सामने कर दूं ना, 309 का एसेट खरीदा होगा शहजादे, तो लेसर यही इंश्योर करता है ना, लेसर यही इंश्योर करता है ना कि मैं फेयर वैल्यू और आईडीसी का बर्डन डाल दूं लेसी पे, लेसर यही इंश्योर करता है ना मैं फेयर वैल्यू और आईडीसी का बर्डन डाल दूं लेसी पे, लेसर यही कोशिश करता है ना। तो ये एंट्री जबरदस्ती लिखो, जबरदस्ती, एनआई तो सॉल्यूशन से निकली ली है मैंने। बैलेंसिंग क्या निकाली है, फेयर वैल्यू। वैसे सवाल में क्यों नहीं गिवन, क्योंकि सवाल में एंट्रीज नहीं मांगी हुई, सवाल में एंट्री बना सवाल देता। फेयर वैल्यूज कभी पेपर में बैलेंसिंग नहीं निकालनी भाई, ऐसे समझने के लिए एंट्रीज रिवाइज करा रहा हूं आपको यार, और फायदा हुआ नहीं हुआ तो लेसर की एंट्रीज याद आ गई जहन में, कम से कम सिंपल लेसर की एंट्रीज रिवाइज हो गई। सिंपल लेसर है, फाइनेंस लीज है। अच्छा यार ये सारा मैंने क्यों किया है, ये सारा मैंने आपको ये बताने के लिए किया है कि सवाल में एंट्रीज नहीं मांगी हुई थी, एंट्रीज नहीं मांगी हुई थी, आईडीसी एंट्री में जाती है, आईडीसी नोट में नहीं जाती। तो सवाल में नोट मांगा हुआ है, तो बच्चे ये सवाल करते हैं, ये सवाल करके तस्वीर भेजते हैं, मैसेज, सर आईडीसी किधर है, सर आईडीसी सोल्यूशन में हमें नजर नहीं आ रही। और बेटा आपको आईडीसी इसलिए सोल्यूशन में नजर नहीं आ रही कि नोट बनता है जीआई और एनआई से, नोट जीआई एनआई से बनता है, और आईडीसी एक आपका खर्चा है जो बिल्कुल आता है, सब कुछ आता है, लेकिन नोट में कहां अब आईडीसी नहीं आती। नोट में, नोट आपको याद है रिकॉन्सिलेशन बनती थी, मूंगफली और वो के चना और वो वाली अप्रोच। तो लिखो इस सवाल में यार, आईडीसी जनरल एंट्री में जाएगी, आईडीसी नोट में तो नहीं जाएगी ना, ये लिख लो कहीं। ऐसे ही जो बच्चे पूछते हैं सर आईडीसी कहां गई है, हमें नजर नहीं आ रही, आईडीसी किधर जाएगी बोलो, जर्नल एंट्री में, नोट में तो कहीं नहीं जाती। नोट आप बना लेना, नोट आपको याद है उसका बनाना, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो, वो सारा आप कर लोगे इंशाल्लाह, वो कोई मसला, नोट की मुझे टेंशन नहीं, नोट आपको बनाने माशाल्लाह आते हैं मेरे से ज्यादा। ओ सॉरी आप दूसरी तरफ निकले। तो मैंने जबरदस्ती फेयर वैल्यू निकाली है बैलेंसिंग और जबरदस्ती एंट्री कर दी है, क्या साबित करने के लिए कि आईडीसी कहां जाती है, वो एंट्रीज में जाती है, नोट में नहीं जाती। मेरे ख्याल से तो लेसी के भी नोट में आईडीसी कहीं नहीं जाती, आईडीसी तो लेसी के नोट में भी कहीं नहीं जाती। अब इस बात का शायद फायदा हो गया हो आपको, आप कह रहे थे ना डिस्कस करें, लेकिन डिस्कस होना चाहिए था। देखो ना, असल में कोई भी चीज पेपर में आ जाए ना, उसका एक फॉर्मेट जहन में रखना, फिर आईडीसी आपको परेशान नहीं करेगी। फॉर्मेट जहन में हो ना, नोट बनता कैसे है, तो फिर इंशाल्लाह सब टैकल हो जाएगा। ओके यार, सारे सवाल अल्लाह का शुक्र है लीज के हो गए हैं, बस एक सवाल रह गया, क्वेश्चन नंबर 13।
ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने डीकमीशनिंग वगैरह और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, तो बाकी मेरे ख्याल से पास पेपर सारे कवर हो गए हैं। ओके आ जाओ यार अब उसमें। अबे जान छोड़ दे यार लीज की, क्या कर रहे हैं आप, बस कर दे यार। हाँ कंसोलिडेशन की मैंने कुछ एक सवाल करवाना है, कंसोलिडेशन के लिए आ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 12 लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स क्वेश्चन 12। पेज 840। जी भाई इधर देखो, पीपी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ये आपको पता है वर्किंग 1 में चली जाती हैं, ये वर्किंग 7 में चली जाएंगी एट कॉस्ट। करंट एसेट और शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग रिवैल्यूएशन हैं। ओहो बस भाई बस 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 भाईजान, इस लाइन के अलावा और कोई लाइन नहीं। बस मैंने आपको कहा था, मैंने आपको पिछली क्लास में P&L में OCI डलवाया था। आज बैलेंस शीट में पहली दफा सिर्फ सरप्लस नजर आ रहा है। लिखो सफे के टॉप पे, फर्स्ट टाइम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सरप्लस नजर आ रहा है। पेज 840, फर्स्ट टाइम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सरप्लस नजर आ रहा है। अच्छा अब इसका करना क्या है, ये भी सुन लो। इसका करना, अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं है, जो हमने किया हुआ है कंसोलिडेटेड, जो हमने रिटेन अर्निंग के नीचे आ रहा था जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व, बस उसी तरह इसका कर देना। ठीक है, इधर कोई काउंटिंग नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस की सोच नहीं। अभी मैं आपको शो करके दिखाता हूं, पहले सादा सा रूल ऑफ थंब लिख लो ताकि हमारा टाइम बचे। कुछ भी नहीं करना, इस सरप्लस का लिखो, इस सरप्लस को जस्ट लाइक, इस सरप्लस को जस्ट लाइक, क्या लफ्ज होता था वो, कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व दोनों लफ्ज यूज होते हैं। इस सरप्लस को जस्ट लाइक कैपिटल रिजर्व डील करना है, इस सरप्लस को जस्ट लाइक कैपिटल रिजर्व डील करना है। किस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 11 पेज 779। क्वेश्चन 11 तो होमवर्क का था, हाँ बट ठीक है होमवर्क का सवाल होना चाहिए ना, नजर भी मार लो। क्वेश्चन 11 पेज 779 जैसा, क्वेश्चन 11 पेज 779। देखें मेरे भाई, देखें 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 देखें। सरप्लस नहीं काटना, सरप्लस नहीं काटना, उसकी इक्विटी पे नजर रखनी होती है, एसोसिएट की इक्विटी पे नजर रखनी होती है। अच्छा ये करवा दो यार, वर्किंग नंबर 3, एक्सेलेंट। ये वर्किंग नंबर 2, और याद है किसी को कैपिटल रिजर्व वर्किंग 3.1 और वर्किंग 2.1। अच्छा ये सरप्लस एज ऑन आ रहा होगा या एक्विजिशन डेट वाला आ रहा होगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में पूछ रहा हूं, एज ऑन क्लोजिंग आ रहा होगा, क्लोजिंग आ रहा होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरप्लस प्री भी हो, कुछ प्री हो, तो देखो जीजिए, द सरप्लस ऑफ द सल्फर, और यार जिस तरह रिटेन्ड अर्निंग दी होती हैं, द सरप्लस ऑफ द सल्फर एंड द सरप्लस ऑफ द आर्सेनिक व्हेन द इन्वेस्टमेंट्स वर रिक्वायर्ड वर 30 एंड 45। ये कितना था इसका 30, अब कितना हो गया 50, इसका कितना था 45, अब ग्रो करके कितना हो गया 80 हो गया। तो अब आप देख लो इन सारी चीजों को कहां पे लेके जाना है। तो सिर्फ सवाल के अंदर में ये जो मैंने आपको येलो में हाईलाइट किया ना, येलो में
बस इसके अलावा मैं नहीं करवा रहा सवाल। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 2.1, वर्किंग 2.1। बैलेंस शीट का सवाल है, वर्किंग 5 नहीं करनी। वर्किंग 3, वर्किंग 3.1 और वर्किंग 4, हाँ वर्किंग 4 भी खुलेगी, और वर्किंग 7 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन, यहां पे तो कॉस्ट आ जाती है ना। ओके अच्छा यार, ये इसकी पोस्टिंग करवा दूं सीआरई एसआरई की, या टाइम वेस्ट ना करें? सीआरई एसआरई की, सीआरई एसआरई की तो छोड़ो पर यार, आपको याद है इधर पीआरई आ जाती थी, इधर एसआरई आ जाती थी, और नीचे से उधर एआरई आ जाती थी। क्लियर? और इधर आपको याद है रिटेन्ड अर्निंग आती थी क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग माइनस प्री। अच्छा, इधर एसआरई आएगी या एस रीवैल्यूएशन सरप्लस? एस रीवैल्यूएशन सरप्लस। इधर सीआरई आएगी या कंसोलिडेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस? अच्छा अच्छा, इधर क्या आता था? क्लोजिंग आ रही माइनस प्री आ रही। इधर क्या आएगा? क्लोजिंग सरप्लस माइनस प्री। इधर तो क्लोजिंग ही आएगा, इधर तो क्लोजिंग ही आएगा। एस आर ई या एस रीवैल्यूएशन, सॉरी पी आर ई या पी रीवैल्यूएशन सरप्लस, पी रीवैल्यूएशन सरप्लस। इधर एस आर ई या एस रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये क्लोजिंग आ जाएगा, ये प्री आ जाएगा। लेकिन आपको पता है पेरेंट का क्लोजिंग प्री नहीं करते हम। अच्छा, इसका क्लोजिंग प्री कैसे होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस क्लोजिंग माइनस प्री। डन? अब देखें, चलो जी उठाना शुरू करो। बैलेंस शीट उठा रहे हो, ये किसका क्लोजिंग है? पेरेंट का। अल्लाह का शुक्र है, ये जो पेरेंट का क्लोजिंग है इसकी टेंशन ही ये किसी को नहीं देना। तो जहां आता था 650, उसके नीचे क्या आ जाएगा? 200। 200 की टेंशन नहीं, ये सारा हमारा है। एस आर ई के नीचे एस सरप्लस, ये बैलेंस शीट से उठा रहे हैं। एस आर ई के नीचे एस सरप्लस कितना? 150। इसकी टेंशन है थोड़ी सी, इसकी टेंशन है। ये किसका रिवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन? एसोसिएट का। ये आ रही आती थी, ये सरप्लस आएगा कितना? 80। डन? चलो जी, ये आ गया क्लोजिंग किसका? सब्सिडरी का। ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, खत्म हो गया यार काम। प्री माइनस कर दो, 30 और 45। 30 किसका? सब्सिडरी का। वर्किंग 1 में। अब देखिए ये वर्किंग 1 से आया, अब ये एसेट अकाउंट में डेबिट ना मार दें, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। सब्सिडरी ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करिए, तो हमें क्या टेंशन है कि एसेट डेबिट करें अब। और डेप्रिसिएशन वगैरह की लाइफ में भी नहीं दी हुई। क्यों नहीं दी हुई? क्योंकि सब्सिडरी ऑलरेडी किस पे है? रिवैल्यूएशन मॉडल पे। तो सरप्लस हमें डालना पड़ा, या सरप्लस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है सवाल में। अब इसकी एंट्री में ये तो नहीं करूंगा एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ना 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 ना, ये उसी तरह कैपिटल रिजर्व की तरह। और इसका प्री 45। लेकिन इस टॉपिक में 7 परसेंटेजेस लगानी है। इसमें 7 कितना आ गया? 35%। क्या जवाब आ गया?
80 minus 45 into 35%. परसेंटेज ये गिवन है यार, 35 क्यों बोले? 30%, 30% बोले 10 पॉइंट डन। अब आखिरी सवाल आपसे बस मेरा, फिर खत्म ये कॉन्सेप्ट। ये 20 सब्सिडरी का किस किस को दूं? ये जो 20 बचेगा सब्सिडरी का, ये सीआरई एनसीआई को अगर आपने देने हैं तो फिर मुझे पता है आपको कैपिटल रिजर्व भूल गया हुआ है, फिर आप कैपिटल रिजर्व रिवाइज करो। अगर आप स्टिल बोल रहे हो ना कि ये सीआरई और एनसीआई को देने हैं, तो फिर मैं सिर्फ ये कहूंगा कैपिटल रिजर्व रिजाइव करो। सीआरई नहीं, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस। याद आ गया थोड़ा सा? कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस 50 माइनस 30 20, 20 का 60% हम ले लेते हैं। अब ये तो छोड़ो ना एसोसिएट, 20 का 60% हम ले लेते हैं और 40% एनसीए को दे देते हैं। 20 का 60% और 40%, इनकी डबल एंट्रीज करा, इनकी डबल एंट्रीज करा 12। ये डेबिट, ये काउंट तो आपको पता है, ये दोनों काउंट फारग हो जाते हैं। एस तो फारिग हो जाती है सारी, जम हो जाती है पेरेंट में। बोलो बोलो बोलो, सब्सिडरी के रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 12। क्लियर? और ये 8 किसको दे दें? एनसीआई को दे दें। बोले 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 कितना? 8। ये किसका सरप्लस? एस रिवैल्यूएशन। वर्किंग वन से जो आता है वो, हाँ वो तो छोड़े ना, और भी चीजें होती हैं इधर। ये आ गया इसका सरप्लस। अच्छा आखिरी बात बता दो, आखिरी बात आखिरी बात आखिरी बात, इस 10.5 की डबल एंट्री नहीं की तुमने, इन्वेस्टमेंट डेबिट। अच्छा ये कहां जाता है? ये आपको याद है ये कहां जाता था? ये सीआरई में जाता था, ये एआरई ये वाली। ये कहां जाएंगे? ये पेरेंट का सरप्लस पड़ा हुआ है, ये सब्सिडरी के सरप्लस का हमारा हिस्सा पड़ा हुआ है, ये सब्सिडरी के सरप्लस का हमारा हिस्सा पड़ा हुआ है, और इसको भी इन्हीं को दे देना। किसका? एसोसिएट का रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये किसका है? पेरेंट का। कितना आ गया? 10.5। अच्छा डबल एंट्री होगी 10.5 की पूरी। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, पीआरई एसआरई एआरई, पेरेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस सब्सिडरी रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा है ये, और इसका भी हमारा हिस्सा है। चलें अब मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं, आपने इधर से देख के नोट नहीं करना, आप ये वर्किंग खोलें और खुद जरा ट्राई करें रजिस्टर पे। और बुक आपके सामने है, इधर लाओ यार कैमरा। ये ना येलो वाली जो लाइनें हैं अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें, सिर्फ मुझे येलो वाली लाइनें सॉल्व करके देनी है, इधर उधर फेंकी फेंकी नहीं मारनी। चलो ले जाओ, 2 से 3 मिनट ले लें। रिटेनर नहीं लेनी मेरे भाई, हाँ येलो येलो वाला। ये करो भाई, सवाल को होमवर्क में नहीं करना, भी करो बस, ये वाला पॉइंट करना है, और क्या करना है इसमें।
वही बुक पे ऑर्डर करना। चलो भाई बस ठीक है, 1 मिनट फिर दोबारा देख लो। क्लोजिंग है 250 और 80। PRS 200 और SRS 50 80 ये सीआरई में जाता था, क्लोजिंग माइनस प्री। ये मैं इसलिए बना रहा हूं, इसका फॉर्मेट भूला होगा, वो भूल जाता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग 80। अब प्री ढूंढे 30 और 45। प्री 30 ना ना 30 इधर भी लेके जाना है याद से। और अगला कौन सा है? 45। इस पे लगाएं 30%। ये 10.5 की एंट्री देखना, इन्वेस्टमेंट डेबिट ए का रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 10.5। हाँ बस एक चीज रह गया, सब्सिडी का बांटना है। कितना आसान था, सबसे सब्सिडी का बांटना है। तो इसको दे दें कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस में और एनसीआई। 12 और 8 सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन सरप्लस। बाकी इधर एसआरई भी आती होती है। चलो खत्म, ये सवाल अब आपने नहीं करना होमवर्क में, बस इतना ही था ये। अच्छा यार मुझे ये बताओ, एडजस्टमेंट नंबर 4 में बैलेंस शीट का सवाल है, डिविडेंड का कौन सा सिनेरियो है 5 में से? एक्सेलेंट, पेड वाला, क्योंकि डिक्लेयर तो हो गया और हमारे साल, तो जब हमारे साल पे हो गया तो कोई रिसीवेबल पेएबल पड़े होंगे या नो टेंशन? नो टेंशन। सिनेरियो 5, तो इस एडजस्टमेंट का डू नथिंग, बैलेंस शीट के सवाल में नथिंग। अच्छा जी यार ये देखना, क्या करोगे इसका? बोलो 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 बोलो। आपस के रिसीवेबल है। हो ना यार, तो सीआरई और स्टॉक के चक्कर में क्यों पड़ा है? मैं तो ये वाली डिस्कशन कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ डेटर क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ। माइनस कर लेंगे। ये तो आपको पता ना आता था, सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, ये तो पुरानी चीज थी। ये सर्कल वाली चीज मैं नहीं समझा रहा, ये तो पुरानी चीजें हैं। मैं ये वाला बताओ इसका क्या करना है? अच्छा कुछ बच्चे समझते हैं 2 रुपए इन ट्रांजिट है। ओ नहीं यार, ट्रांजिट हमेशा बताएगा, ये 2 रुपए इन ट्रांजिट नहीं है। असल में ना, असल में पता है क्या है, पेरेंट कह रहे तेरे से रिसीवेबल है, स्लैश सब्सिडरी कह रही है हाँ ये 8 पेएबल है। तो ये 8 दोनों की बुक्स में रिसीवेबल है और एक की बुक्स में पेएबल है, यानी एक की बुक्स में रिसीवेबल है, दूसरे की पेएबल है। और दूसरी तरफ सब्सिडरी कह रही है मेरे नजर में रिसीवेबल, ये कोई अलग सेल का रिसीवेबल होगा, ये जो इसने इसको बेच रहा है। दोनों ने दोनों के अलग अलग अकाउंट खोले हुए हैं। तो आप बोलें क्या है, पेरेंट क्या कह रहा है, कितना रिसीवेबल है? अब सब्सिडरी के बारे में खामोशी है, तो सब्सिडरी क्या कह रही होगी? 8 ही पेएबल है। और रिसीवेबल सब्सिडरी का कितने? 6, और उतना ही ये देखें, ये अब ट्रांजिट कोई नहीं है, -8 -8 -6 -6। मैंने ये आपको इसलिए कराया था डिफरेंट तरीके से दी हुई थी,
और इन ट्रांजिट हमेशा याद रखना बताया होगा। अच्छा जी, हेडिंग बताएं सवाल की। हेडिंग 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 पी एंड एस बोथ यूजिंग, सॉरी पी एंड एस एंड ए। ये जो किताब में कोई गलती निकलती है ना, जरा नोट कर लिया करो, सफ़े के ऊपर ना छोटा सा क्रॉस लगा दिया करो, मुझे बता देना आप। सारे बच्चों को नहीं कह रहा। अच्छा, पेज नंबर के ऊपर थोड़ा सा ऐसे क्रॉस लगा दो ताकि याद रहे। पी एंड एस एंड ए बोथ नहीं, ऑल ऑल यूजिंग कौन सा मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल। डन। होए 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 होए, अगला सवाल चैलेंजिंग है भाई, पेज 842। 5 मिनट इस पे भी दे दें, फिर हमने नया स्टैंडर्ड शुरू करना है वॉल्यूम 2 से। 5 मिनट इस पे भी दे दें। क्वेश्चन 13, पेज 842। Following is a summarized balance sheet of Ilm Limited and its subsidiary Sun Limited. आज होमवर्क का सवाल कौन सा है? IAS 28 का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। 2 एक दफा होमवर्क में दिया था, 1 है। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एसएल, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। IL acquired 80% of subsidiary on January 18, हमारे साल का पहला दिन, when the retained earning were 6, ये प्री आ गई। At the date of acquisition, SL had a land. At the date of acquisition, SL had a, which had a fair value of 30 and carrying amount of 20. At the year end, 31 December 2018, the fair value of land was. It is group policy to use the revaluation model for its. NCI को प्रोपोर्शनेट पे मेजर किया जाता है। यार वैसे मुझे बैलेंस शीट में नजर मार के बताओ कि सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है ना? देखो सब्सिडरी की किताबों में सरप्लस नजर नहीं आ रहा, तो सब्सिडरी कौन सा मॉडल यूज करिए? कॉस्ट मॉडल यूज करिए। और ऊपर हेडिंग भी पढ़ो सवाल की, P यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल एंड S इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल। देख के पता नहीं चल रहा। इसका हल मोहतरम ये है कि सब्सिडरी की किताबों में ना सरप्लस नजर नहीं आएगा। एक हल ये है, और अगर दूसरा ये हल ना हो तो फिर एग्जामिनर वाज़ेह तौर पे बता देगा कि सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है। वैसे यहां से देखो ना सरप्लस नजर नहीं आ रहा, तो सब्सिडरी यूजिंग बोलो कौन सा मॉडल? अब कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना चाहिए? रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन मॉडल, अब तो पेरेंट भी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है। अच्छा, अब बताओ कि at the date of acquisition, SL had a land which had a fair value of 30 and a carrying amount of 20. तो 30 और 20 का डिफरेंस कितना है? 10। ये जो डिफरेंस है भाई, ये एक्विजिशन डेट का है, और एक्विजिशन डेट का डिफरेंस कहां जाता है? वर्किंग 1 में। एक्विजिशन डेट वाला डिफरेंस कहां जाता है? यानी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द बुक वैल्यू वाज इतने। तो बताएं 10 रुपए की एंट्री, जल्दी 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 जल्दी। लैंड डेबिट या पीपी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट 10 रुपए से। ये एंट्री पुराने पैटर्न पे होगी। अच्छा यार, ये देखो जरा, इस एडजस्टमेंट को पोस्ट करने से पहले एक चीज कर लो। 46 कहां जाने? वर्किंग 3 में। 46 कहां जाने? वर्किंग 3 में। और 4 कहां जाने? वर्किंग 3.1 में। जो भी किया मैंने, वर्किंग 3.1 में 46 और 4। फोर्टी 46 की टेंशन मत लो, सिर्फ मुझे 4 का बताओ। ये P का रिवैल्यूएशन सरप्लस है। अभी सुबह सुबह P का रिवैल्यूएशन सरप्लस आपको याद होगा, यहाँ पोस्ट किया था, क्योंकि ये किसी को बांटना नहीं होता। 4 ये आ गया 4। मैं सिर्फ काम की बातें पढ़ा रहा हूँ, बाकी सवाल आप कर लें। At the date of acquisition, SL had a land which had a fair value of 30 and carrying value of 20. अब मुझे बताएं at the date of acquisition वाला डेटा क्यों देना चाह रहा है? क्योंकि हाँ
हाँ भाई, तेरे सवाल का जवाब मिल गया मुझे। तूने जो सवाल पूछा था, सवाल कह रहा है कि उसकी कैरिंग अमाउंट 20 है और फेयर वैल्यू इतनी है, इसका मतलब है वो कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है। कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब है? बुक्स में कैरी किया हुआ है, तो बुक्स में कैरी फिर 20 पे किया हुआ है उसने, तो इसका मतलब है बुक्स में कैरी उसने 30 पे नहीं किया हुआ, इट मींस कि दैट इज फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल। तो कैरिंग अमाउंट 20 है और 30 है, ये 10 रुपए पुरानी एंट्री। बोलें जी पुरानी एंट्री, पीपी डेबिट, पीपी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। 4 रुपए मैंने बैलेंस शीट से उठाए हैं, वो तो एक दफा उठाए हैं, ये डबल एंट्री सवाल से। एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 18, द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड वाज 32। अब 30 से 32 हो गई है मेरे भाई, अब 30 से 32 हुई है, तो 30 का और 32 का डिफरेंस 2 है। ओ भाई पहले ही 30 पे लेके जा चुका हुआ है, आप एक दफा मैंने बताया नहीं था रिवाइज्ड फेयर वैल्यू, अब 30 पे आ चुकी है, अब 30 वाली चीज को किस पे लेके जाना है? इट इज ग्रुप पॉलिसी टू यूज द, आप बताओ ये एक्विजिशन डेट वाली रिवैल्यूएशन है या साल गुजर गया है? ये वाली नहीं जाती वर्किंग 1 में, इसकी अब आज एंट्री में करने लगा हूं, वो आपने मुझे बतानी है। एसेट डेबिट 2 का सरप्लस है, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 2.1। सर ये तो आपने खोली नहीं, खोल लेता हूं अभी। सरप्लस इन वर्किंग 2.1 एसआरई में ना ले जाना, आपको याद है एक्विजिशन के बाद वाली चीजें एसआरई में जाती हैं, एक्विजिशन वाली वर्किंग 1 में जाती हैं, एक्विजिशन के बाद वाली डेप्रिसिएशन वगैरह उसमें जाती हैं एसआरई में, लेकिन ये तो एक्विजिशन के बाद वाली है, लेकिन ये वर्किंग वो एसआरई में तो नहीं जाने ना। रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो सब्सिडरी रिवैल्यूएशन सरप्लस वर्किंग 2.1, वो जो सुबह सुबह खोली थी आके, आज सर आपने खोली ही नहीं थी इसलिए कि ये जीरो था, तो ये मैंने आप वर्किंग करनी है। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 2.1। सर ये वर्किंग 1 में हम ले चुके हैं, तो इधर भी हम इसको फिर लिखेंगे किधर? नहीं 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 नहीं, फिर एक ही जगह आ सकता है ना, एक्विजिशन डेट वाला उधर आएगा वर्किंग 1 में, बाद वाली जो चेंज है वो इधर आ जाएगी। हाँ बोलो यार, अब ये बीडी आ रहा था? नहीं आ रहा था ना, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज ही नहीं कर रही थी, तो बीडी इसका जीरो आ रहा था, जिससे मैं ये वाला ये तो जीरो आ रहा था। आप बोलो ये एसेट अकाउंट से आया है, मैंने सवाल से नहीं उठाया। एसेट अकाउंट 2 रुपया, और इस 2 रुपए को आपने बांट देना है कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस में और एनसीए में, वो उसी तरीके से आपने बांट देना। इसकी डबल एंट्री उसी तरह हो जाएगी, इसको बांटना उसी तरह है। तो आप बता दो यार, इस सवाल ने मेरे ख्याल से ज्यादा सिखाया है। इस सवाल में पेरेंट खुद रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा था, लेकिन सब्सिडरी क्या करी थी? कॉस्ट मॉडल यूज करी थी। तो अब हमने किया क्या आप एग्री करते हो कि 1 जनवरी को 20 वाली चीज को हमने 30 पे लेके जाना है, इसलिए ये वर्किंग 1 में गया। अब 31 दिसंबर को ये कितने की हो गई है? 32 की। अब ये जो 2 की इंक्रीज है, इसे कहां लेके, इसे वर्किंग 1 में नहीं जा सकती, क्योंकि ये ऑन एक्विजिशन डेट नहीं है, गुडविल कैलकुलेशन में नहीं जा सकती, तो इसलिए सरप्लस को अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। तो ये एंट्री नोट कर लें। अच्छा, एक चीज मैं पिछले सवाल में भी बताना भूल गया, इस सवाल में बता देता हूं। इसका बताओ 2 का कितने परसेंट? 80%, 1 पॉइंट और 0.4, 0.4 एनसीआई को दे दो, और इधर एस का सरप्लस कितना? 1.6 कैरी डाउन 5.6। ये मैं बताना भूल गया था कि इसको यहां लाके पोस्ट करते हैं सीआरई के नीचे, सीआरई और एनसीआई के दरमियान में कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये मैं कह रहा था बताना 5.6 बैलेंस शीट के फेस पे।
लाओ इधर कैमरा, इधर लिखो। वर्किंग 1 में इसलिए नहीं डाला कि एक्विजिशन डेट के बाद वाला है। ऐसे इस तरह का सवाल कभी आया नहीं आई गैप में। बहरहाल वर्किंग 1 में इसलिए नहीं डाला कि एक्विजिशन डेट के बाद वाला है। होमवर्क में आज वही सवाल है, IS 8 IS 28 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। एसोसिएट्स का कौन सा पेज है? 644। देख लेना वर्किंग 6 वगैरह खोलने की जरूरत है या नहीं। आरईज दी हुई है क्लोजिंग। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये यार ज़ियारत कराओ इसकी। ये जी वॉल्यूम 2 नजर आ रहा है? ऊपर लिखा क्या हुआ है? स्प्रिंग 2022। कोई पुरानी बुक आपके पास ना हो क्योंकि इसमें IFRS 15 भी है। इसका पेज नंबर 1 निकालें, उस पर हाथ फेरें। मैंने फिजिकल वालों के लिए भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और ऑनलाइन वाले बुक ऑर्डर कर दें। फिलहाल सिर्फ ये चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया। ओके प्रोविजन। इससे पहले मुझे ये बताएं, मैं एक आपके सामने सवाल पुट करता हूं। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 16। ये बैलेंसेज आ रहे हैं 31 दिसंबर 2016 को आपकी बुक्स में। अब बड़ा रिलैक्स हो जाएं और बेशक जो है वो 5 मिनट की ब्रेक ले लें, बेशक पॉज करके, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, लोन पेएबल पास्ट इवेंट क्या होगा? लोन ऑब्टेन्ड। अगर एक बंदा कहते हैं लोन पेएबल है तो आप उससे पूछें भाई लोन क्यों पेएबल है रे? कहता है लोन लिया था मैंने, लोन लिया था, ये वजह। मेरे ख्याल से यार हमारे बस 15 मिनट रह गए ना, अब 15 मिनट रह गए। ठीक है चलें जारी रखिए। क्रेडिटर पास्ट इवेंट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, फिक्स एसेट परचेज आसान है, छोड़ें। रेंट पेएबल पास्ट इवेंट, बिल्डिंग यूज्ड, बिल्डिंग यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। तो अगर एक साहब आके कहते हैं मैंने उधार वापस करना है तो व्हाट इज द पास्ट इवेंट? लोन ऑब्टेन्ड। अगर एक साहब कहते हैं मैंने चीजें उधार पे खरीदी हुई है, क्रेडिटर आ रहा है मेरी बुक्स में, तो गुड्स परचेज्ड। तो अगर एक साहब कहते हैं कि मैंने किराया देना है तो व्हाट इज द पास्ट इवेंट? बिल्डिंग यूज्ड। अगर एक साहब कहते हैं कंसोलिडेशन से बाहर आ जाएं, इससे बाहर आ जाएं, लीज से, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। यार मुझे ये बताओ कि टाइमिंग और अमाउंट इन लाइबिलिटीज की सर्टन है? क्या रेंट एग्रीमेंट से देख के पता चल सकता है कि किस टाइम किराया देना है? जी बिल्कुल, महीने के एंड पे देना होता है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, राइज वालों को पता होगा कि अगले महीने हमने कितना किराया देना है इस बिल्डिंग का, और रेंट एग्रीमेंट तो पता नहीं कितने साल का हुआ है इनका उस बंदे से, तो इनको पता है। ठीक है, आमतौर पर मार्केट में आपको पता है ये होता है, हर साल 10% किराया बढ़ रहा है, तो टाइमिंग भी पता होती है किराए की, अमाउंट भी पता होती है कितना किराया देना है। या हर साल हर महीने बिल्डिंग का ओनर आता होगा तो आज जी रेंट नेगोशिएट करें? नहीं। तो सर्टन होती है ना चीजें, या अनसर्टन होती है? माइंड में डाउट तो नहीं होता? आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डाउट होता है, नहीं यार मीटर रीडिंग लेके आप फिर भी नोट कर सकते हैं। महीने के एंड पे आप जाएं, मीटर रीडिंग लें, आपने जो यूनिट्स देख के, ऐसा नहीं होगा आप अंदाजा लगाएं 20,000 और आया हो बिल लाख, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी होगी। हाँ, वापडा वाले को ऊपर नीचे यूनिट को मीटर कुछ कर दें वो और बात है। आजे
लैपटॉप लेके बैठ जाए। अच्छा, अब ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, ये ले, ऐसी सूरत में क्या होगा भाई, मुझे ये बता दें कि इसकी टाइमिंग ऑलमोस्ट क्या है, सर्टन है। चलें आगे भाई, इधर इधर ही बैठ जाए एंड पे। प्रोविजन, अच्छा ये मुझे बता दें, लोन लिया हुआ है तो लोन एग्रीमेंट में लिखा होगा 5 साल का लोन है या 10 साल का लोन है, लिखा होगा, पता होगा कब कब किसने वापस, इंट्रो की क्लास की बातें कर रहा हूं सारी, कब कब पता होगा लोन वापस करना है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपने लोन लिया बैंक से तो आपको पता होगा कि इसकी अमाउंट कितनी वापस करनी है, टाइमिंग भी पता होगी, इनमें सर्टेनिटी होगी अनसर्टेनिटी होगी, सर्टेनिटी होगी। आगे चलेंगे यार, ये मैं आपके सामने 6 लाइबिलिटीज बता रहा हूं, 6 लाइबिलिटीज। लिटिगेशन, इसके पीछे क्या होगा, कोई हादसा हुआ होगा, कोई गाड़ी मारी होगी आपने, या कोई जनरेटर आपका उड़ गया होगा जिसकी वजह से करीब खड़े सिक्योरिटी गार्ड को नुकसान पहुंचा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही है। ओके, टैक्सेशन, टैक्सेशन, पास्ट में आपने क्या किए, प्रॉफिट्स अर्न किए, पास्ट में आपने क्या अर्न किए, लेकिन ये टैक्स जो है वो लाइबिलिटी है आप पे। ग्रेचुटी, एम्प्लॉइज ने सर्विस दी है ना, एम्प्लॉइज ने सर्विस दी है तो रिटायरमेंट के टाइम हमने उनको क्या देनी है, ग्रेचुटी। डिसमेंटलिंग की वजह क्या बनी होगी, डिसमेंटलिंग होती है डीइंस्टॉलेशन, डीइंस्टॉलेशन, अगर प्लांट कहीं लगाया है तो उखाड़ के जाना होगा, डीइंस्टॉल करना होगा आपने, तो ये हो गया डिसमेंटलिंग। ओके, पास्ट इवेंट क्या, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करेंगे तो डीइंस्टॉलेशन की लायबिलिटी आएगी या इंस्टॉल किए बगैर, इंस्टॉल करेंगे तो आएगी, क्लियर, इंस्टॉल करेंगे तो आएगी या इंस्टॉल किए बगैर, इंस्टॉल करेंगे तो आएगी। आगे वारंटी, बोले बोले बोले, वारंटी 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 वारंटी, आपने क्या कहते हैं, मोबाइल में वारंटी कार्ड इशू किया होगा, मोबाइल सेल किया होगा ना, सोल्ड, जैसे सोल्ड किया होगा साथ वारंटी कार्ड इशू किया होगा, पास्ट इवेंट। रिस्ट्रक्चरिंग छोड़ें अभी, इसमें ना लिखना है तो लिख लें, रिस्ट्रक्चरिंग का पास्ट इवेंट होता है कम्युनिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग का पास्ट इवेंट क्या होता है, कम्युनिकेशन, क्लियर। तो अब मुझे बता दें मोहतरम कि कितने इवेंट्स बन रहे हैं, 5 इवेंट्स बन रहे हैं। छठा मैंने अभी आपको नहीं बताया, छठे को छोड़े पर, टेंशन भी ना लें छठे की। अच्छा यार मुझे बताओ, जज साहब का फैसला आना है कि हादसे के अंदर जो नुकसान हुआ है तो मरने वालों के घर वालों को कितने पैसे देने हैं, ये जो जज साहब का फैसला आना है, इसकी टाइमिंग क्या है, किस वक्त आएगा, अनसर्टन है, और पैसे कितने देने पड़ेंगे, ये देखो प्रोविजन क्या होती है, इट इज अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटीज है, लेकिन इस प्रोविजन को प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट से कंपेयर नहीं करना, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट निहायत ही अलग चीज है, और इस स्टैंडर्ड में शुरू में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड के, कि स्टैंडर्ड बनाने वाले को ये लिखना पड़ गया कि दुनिया के लोग इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टाइप चीज समझ रहे थे, ओ लोगो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, वो तो डेटर के पैसे लेके भागने का रिस्क होता है, वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ये लायबिलिटी अकाउंट है। लायबिलिटी कब पे करनी है कोई पता नहीं, अच्छा टैक्स कब पे करना है इसकी टाइमिंग पता है, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है वो शायद कहीं 30 सितंबर को पे करना होता है, टैक्स कब पे करना है इसकी टाइमिंग पता है, लेकिन अमाउंट भी आपको पता होती है, लेकिन टैक्स वाले आपको पता है बाद में इस अमाउंट को चेंज कर देते हैं आके। रेंट एग्रीमेंट में रेंट नहीं चेंज होता, हाँ अगले सालों का चेंज हो जाता है, पिछले सालों का चेंज नहीं होता, लेकिन आप टैक्स जमा करा के आए, टैक्स वालों ने आके मसला निकाल दिया उसमें। ग्रेचुटी, एम्प्लॉय ने कब रिटायर होना है कोई पता नहीं, कोई पता नहीं कब रिटायर होना है, किस वक्त उसको, लेकिन जब रिटायर होगा तो देने पड़ेंगे पैसे, तो जैसे जैसे वो सर्विस दे रहे हैं हम उसकी तरफ अपने आप को लायबल फील कर रहे हैं, लेकिन हमें ना अमाउंट का कंफर्म पता है ना टाइमिंग का पता है, हो सकता है कल कह दे एम्प्लॉय मैं छोड़ के जा रहा हूं, मुझे आप जो है ग्रेचुटी दो। ओके, वारंटी, वारंटी उसमें आपको पता है कि साल के अंदर अंदर आएगा, लेकिन ये नहीं पता दूसरे महीने आएगा या चौथे महीने आएगा, और ये भी नहीं आपको पता, बार काट के यूज कर लेना, ये भी नहीं आपको पता कि एम्प्लॉय को मुझे कितने, उसको वारंटी में कितना खराब हुआ होगा, हो सकता है ज्यादा खराब हुआ, हो सकता है कम खराब हुआ, हो सकता है खाली स्क्रीन डैमेज हुई हो सकता है अंदर से मशीन ही उड़ गई हो, क्लियर। तो एक चीज जो आपने जिंदगी के किसी मोड़ पे नोट नहीं की थी वो आज आप नोट करें, ये स्टैंडर्ड शुरू कहां से हुआ, ये स्टैंडर्ड कहता है कुछ लायबिलिटीज होती हैं
जिनकी टाइमिंग और अमाउंट सर्टन होती है। ये स्टैंडर्ड उन पे उनकी बात नहीं कर रहा, ये स्टैंडर्ड में हमने किन लाइबिलिटीज पे डिस्कशन करनी है जहां एस्टीमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बताएं जी, पहली बात, प्रोविजन क्या है? इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ सर्टन टाइमिंग एंड अमाउंट या अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। और एंड नहीं लिखा हुआ मेरे दरमियान में, मैंने क्या लिखना है, सॉरी, स्टैंडर्ड बनाने वाले ने और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ। या अमाउंट अनसर्टन हो या टाइमिंग अनसर्टन हो, कोई भी चीज क्या हो तो फिर ये क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी, प्रोविजन। इस लाइबिलिटी का नाम प्रोविजन होगा। अच्छा जी, इसकी एंट्री क्या होगी? मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, आग लगने की वजह से 10 एम्प्लॉयज की डेथ हो गई और 15 एम्प्लॉयज जो है वो बेड के ऊपर हैं। इस फैक्ट्री को डर है कि इस फैक्ट्री ने वर्षा को क्या देने हैं? पैसे देने हैं। ये फैक्ट्री क्या एंट्री करे? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर कोर्ट केस क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर कोर्ट केस क्रेडिट। ये एंट्री करेगी तब if 3 conditions are fulfilled. If 3 conditions are fulfilled, पूरी फिल होनी चाहिए। अगर 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये बंदा ये एंट्री करेगा। पास्ट इवेंट क्या होना चाहिए? हादसा कोई ना कोई हुआ होगा, पास्ट इवेंट। लॉयर मुंह से कह दे कि प्रोबेबल है आउटफ्लो। प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50% चांस। यानी फर्ज करो रॉयल फैन में ये हादसा हुआ है, फर्ज करो रॉयल फैन में ये हादसा हुआ है, इधर क्यों नहीं देख रहा? फर्ज करो रॉयल फैन में ये हादसा हुआ है और रॉयल फैन के अंदर जो है वो एम्प्लॉइज 10 की डेथ हो गई है और 15 जो है खुदा ना खास्ता जो है वो बेड के ऊपर पड़े हुए हैं। तो रॉयल फैन में जब से हादसा हुआ है तो रॉयल फैन का ओनर जो है वो शेख है। रॉयल फैन के शेख ओनर ने फोन किया, अस्सलाम वालेकुम, एतजाज भाई बात कर रहे हैं जी? एतजाज एहसन, आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं? लॉयर एडवोकेट एक ही होता है ना। आप लॉयर हैं? जी जी मैं लॉयर हूं। भाईजान हमारे पे इस तरह मसला हुआ है, ये हुआ, इतने बंदों की डेथ हो गई है। एतजाज ने कहा तैयार हो जाओ, मुझे भी करा लोगे तो मैं बचा नहीं सकूंगा, कोई ना कोई पैसे तो देने पड़ेंगे। तो बता दें पास्ट इवेंट क्या था? हादसा। और प्रोबेबल आउटफ्लो है। उसकी बात से आपको क्या लग रहा है? एतजाज ने कहा यार भाईजान आप मारे गए, इसकी बात से आपको क्या लग रहा है कि 50% ज्यादा चांस है ना केस आने का? शायद 80, 90, 99% तक बात है जितने वसूख से वो बात कर रहे हैं, लेकिन 50% से ज्यादा चांस है केस हारने का। तो प्रोबेबल है आउटफ्लो या पॉसिबल है? प्रोबेबल है कि पैसे देने पड़ेंगे या पॉसिबल है? प्रोबेबल है कि पैसे देने पड़ेंगे या रिमोट चांस है पैसे देने पड़ेंगे? प्रोबेबल है पैसे देना या पॉसिबल है? प्रोबेबल। पॉसिबल तो पॉसिबल होते जरा कम चांस है, प्रोबेबल होते हाई चांस है, मोर देन 50% चांस है। प्रोबेबल मतलब हाई चांस। क्लियर? और शर्त बस अगली ये है कि भाईजान कितने पैसे देने पड़ेंगे ये तो बताएं, करोड़ देने हैं, 10 करोड़ देने हैं, कितने देने हैं? इसका ना रिलायबल एस्टीमेट लग सकता है, एग्जैक्ट एस्टीमेट नहीं लग सकता। एग्जैक्ट एस्टीमेट लगाना पॉसिबल नहीं होता। अगर ये 3 बातें पूरी हो जाएं तो फर्ज करें उसने कहा जी 40 मिलियन देने पड़ेंगे, तो आप 40 मिलियन की एंट्री कर लें। लो जी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डबल एंट्री प्रोविजन की हुआ करेगी? जी सर बिल्कुल हुआ करेगी। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डबल एंट्री प्रोविजन की हुआ करेगी? जी 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 बिल्कुल हुआ करेगी। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन की डबल एंट्री कब हुआ करेगी? जब कितनी शराइत पूरी हो? 3। नंबर 1, इफ 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। नंबर 1, पहले कोई ना कोई इवेंट हुआ हो। नंबर 2, लॉयर अपने मुंह से क्या कहे? पैसे देने का चांस हाई है, बहुत ज्यादा चांस है पैसे देने पड़ेंगे। और तीसरी शर्त रिलायबल एस्टीमेट। गया आज के बाद ये तीनों शराइत पूरी होंगी तो हम एंट्री किया करेंगे, वरना क्या करेंगे अगली क्लास के लिए वेट करें। अगर ये तीनों शराइत पूरी ना हो तो क्या करेंगे वो छोड़ें। डन? तो वारंटी की मिसाल ले लो। वारंटी के केस में पास्ट इवेंट क्या है? मोबाइल बेच दिया तो वारंटी इशू हो गई। पास्ट इवेंट इज मोबाइल का बेचना। अब
अगर हमें काफी ज्यादा चांस लगता है कि वो बंदा आ जाएगा, जैसे कि पास के तजर्बे की बुनियाद पे आते भी हैं, तो ये प्रोबेबल आउटफ्लो हो गया। और रिलायबल एस्टीमेट भी लग सकता है कि यार पास में मुझे 10 सालों से मोबाइल बेचने का तजर्बा है, जो आते हैं ना तो ज्यादा की अंदर की मशीनरी हल्की फुल्की खराब हुई होती है, एलसीडी टूटने की वारंटी तो नहीं होती, मोबाइल चोरी होने की भी वारंटी नहीं होती, और मोबाइल जो है वो पानी में चला जाए आप आगे सही कराएं उसकी भी वारंटी नहीं है। हाँ, कोई अंदर से मशीन का मसला आ गया, चार्जिंग नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो फिर हमारा फॉल्ट है, वो हम सही करके देंगे। तो हर प्रोविजन में अगर कितनी शराइत पूरी हो जाए, हर प्रोविजन से क्या मुराद है, मैंने आपको 6-7 मिसालें दी है ना, ये 5-6 जो मिसालें दी हैं, हर प्रोविजन में अगर 3 शराइत पूरी हो जाए तो डबल एंट्री करेंगे। डब्बे के नीचे लाइन पढ़ लो, डबल एंट्री फॉर प्रोविजन इज रिकॉर्डेड इन द when all of the following criteria is met. There is a present obligation as a result of past event. Past में कोई event हुआ हो उसकी आप obligation है. There is a probable outflow of resources. Resources का probable outflow है and reliable estimate can be made. Reliable estimate can be made. तो ये 3 बातें मैंने की हैं. Past event होना चाहिए, ज़बानी याद करो, past event होना चाहिए, probable आउटफ्लो होना चाहिए ऑफ रिसोर्सेज पैसे, एंड रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। डन, ओके। पेज 2 पे आओ। बल्कि एक चीज बता दो कि ये जो इसने लफ्ज लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन, छोड़ो, ओवर। IAS 28 में आए, पास पेपर का क्वेश्चन 1, पास पेपर का क्वेश्चन 1। यार खुदा के लिए ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ज्यादा मसला है तो जो काम वाली मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको कहा था कर लेना, जो काम वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लेना, ये मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा अगली क्लास में। क्वेश्चन 37 था कंसोलिडेशन का, इसका मुझे सरप्लस निकाल दो, पढ़ो। At the date of acquisition of SL, carrying value of its assets were equal to fair value except the following. ना यार, at the date of acquisition of SL, carrying value of assets were equal to the fair value except the following. ये वर्किंग 1 वाली एडजस्टमेंट है, ये वर्किंग 1 वाली एडजस्टमेंट है। An internally developed software by subsidiary which had a fair value of 150 million. fair value कितनी आ गई? 150. The cost of 120 incurred by SL on development has been expensed out by SL since the software did not meet the recording criteria for capitalization. कहते हैं मैंने कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर को खर्चों में डाल दिया है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था। मोहतरम, आपने IAS 38 की रोशनी में इतना जबरदस्त और बोल्ड स्टेप लिया है कि हम आपकी इस अकाउंटिंग पे आपको सही वाला सलूट करते हैं, तंज वाला सलूट नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने सही किया है। ऐसी डेवलपमेंट जो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट ना कर रही हो उसको खर्चों में ही डाला जाता है, ना कि कैपिटलाइज किया जाता है। और पागल इंसान, आप मुझे 120 मिलियन क्यों दे रहे हो? क्योंकि मुझे श्योर है कि कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में इसकी 0 है। आप लोगों ने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ इसको। अब एंट्री बन जाएगी एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट 150 से 120 परेशान करने के लिए दिया था उसने। एक्विजिशन डेट की सारी एडजस्टमेंट्स कहां जाती हैं? वर्किंग 1 में। एट एक्विजिशन डेट द सॉफ्टवेयर हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years। सर ये क्या चक्कर है कि सब्सिडरी के अकाउंटेंट कह रहे हैं कि यार मेरी बात सुनना पहले, फिर ये नोट करना, ये कुछ भी नहीं है। सब्सिडरी के अकाउंटेंट कह रहे हैं कि हमारी नज़र में तो ये डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा और ये डेवलपमेंट फारिग है, डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। यार डेवलपमेंट में 6 क्राइटेरिया होते थे ना, उसमें एक क्राइटेरिया होता था टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, ओनर की इंटेंशन है या नहीं, ये 6 क्राइटेरिया थे, ठीक है।
तो सब्सिडरी के अकाउंटेंट कह रहे थे यार ये टेक्निकली हमें अब फिजिबल नहीं लग रहा और हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं है कि सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकें, शायद ये वजह कह रहे हो 6 में से कोई ये क्राइटेरिया। सब्सिडरी के अकाउंटेंट श्योर थे कि ये क्राइटेरिया 6 मीट नहीं करा, इसलिए इसको खर्चों में डालो। 120 को उन्होंने खर्चों में डाल दिया है। इसलिए बैलेंस शीट के एंगल से सोचे कैरिंग अमाउंट बुक्स में कितनी आ रही होगी, 0। बैलेंस शीट कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी, 0। अच्छा, जब पेरेंट वाला है ना, पेरेंट ने एक्वायर किया तो शायद पेरेंट ने ये कहा हो यार टेक्निकली फिजिबल तुम लोगों के लिए नहीं था, अब हम आ गए हैं, परेशान ना हो, अब हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, टेक्निकली फिजिबल भी है ये, हम अपने बंदे लगा के मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह तुम्हें दे देंगे, हम अपने बंदे लगा के काम चला देंगे, तुम लोग टेंशन ना लो। अब पेरेंट के आने से उस प्रोजेक्ट में जान आ गई और आपको पता है कंसोलिडेशन में तो हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली चीजों को फेयर वैल्यू पे मजबूरन लाते हैं। तो आप बता दें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बीवी इसकी कितनी है, सेपरेट फाइनेंशियल, ये बीवी होती है बैलेंस शीट वाली वैल्यू, खर्चों में इन्होंने 120 डाला है। मेरा सवाल है बुक्स में बैलेंस शीट के फेस पर कितना नजर आ रहा है, 0। क्यों? द कॉस्ट हैड बीन एक्सपेंस्ड, तो मींस व्हाट इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट इन इंटेंजिबल्स, 0। तो 0 को किस पे लेके जाना है, एस ए डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। चलो यार क्लोज करो, ओके, अल्लाह हाफिज़।